हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एचआर पॉलिटेक्निक में। मैं हूं पारस कौशिक और आज हम करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर की बुक WEM इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल का चैप्टर 1। अगर आपको भी इसके नोट्स चाहिए जो मैंने अब तक ये बनाई नहीं है, ये पूरी बुक की मैंने क्लिक्स करके और आपको एक्सप्लेन करूंगा मेन पॉइंट्स। अगर आपको फिर भी इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें इस वीडियो में, और या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है जो एचआर पॉलिटेक्निक के नाम से ही, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, तो मैं दे दूंगा। आप वहां पे आके 2 PM से 10 PM के बीच में मैसेज करें कि ये मेरी सेमेस्टर है, ये बुक का नाम है और इस चैप्टर का मुझे नोट्स चाहिए, तो मैं आपके लिए वो नोट्स तैयार कर दूंगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कभी आप ओपन करोगे तो वो लिंक नोट्स आपके वहाँ पे लिंक होएगा, आप वहाँ पे क्लिक करके नोट्स को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो बुक है WEM थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए, इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल, चैप्टर 1 है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें इंट्रोडक्शन में क्या लिखा गया है, द वर्ल्ड ऑफ इज अ फुल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स। जो हमारा वर्ल्ड है वो अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स के साथ है बना हुआ है। तो जैसे कंडक्टिंग मटेरियल भी है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल भी है, मैग्नेटिक मटेरियल भी है, और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स और मैग्नेटिक मटेरियल, और स्पेसिफिक पर्पस के अलग अलग मटेरियल्स भी होते हैं जो अलग अलग जगह पे यूज होते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है दे आर 4 ब्रॉड कैटेगरीज। वहां पे हमने जो मटेरियल्स की 4 कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया है। तो पहला जो मटेरियल आता है कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर, ये हो गए 3। और एक होता है हमारा मैग्नेट्स, मैग्नेटिक मटेरियल भी जिसे हम कहते हैं। दिस क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे की गई है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे की गई है। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल के अंदर ये 4 मेन क्लासिफिकेशन है: कंडक्टिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग एंड सेमीकंडक्टिंग एंड मैग्नेटिक मटेरियल। कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर हमारे जैसे आगे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास एंड ब्रोजोन एक्सेट्रा। और इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर रबर, वुड, ग्लास, कैमिनिक, माइका एक्सेट्रा, जो इंसुलेटिंग मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते। और सेमीकंडक्टर मटेरियल में आएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलिनियम, अर्थनिटिक एक्सेट्रा। और आयरन, निकिल, टंगस्टन, स्टील एक्सेट्रा, ये आ गई मैग्नेटिक मटेरियल में। अब हम देखते हैं कंडक्टिंग मटेरियल क्या होते हैं। An electrical conductor is defined as a material that allow electricity to flow through them easily. कंडक्टिंग मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं उनके अंदर फ्लो होने से के लिए, कि वो कहते हैं हाँ भाई तुम इलेक्ट्रिसिटी हो, हमारे अंदर से तुम फ्लो कर सकते हो। और कोई आपसे एग्जांपल पूछे तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, ब्रास एंड ब्रोजोन इसके एग्जांपल है। कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर है मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन आउटर मोस्ट सेल के अंदर, ऑर्बिट के अंदर। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कंडक्टिंग मटेरियल का ये डायग्राम है। यहाँ पे पॉजिटिव मेटल आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स क्लोन है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स के ये क्लोन है, जो मैंने यहाँ पे डार्क कर देता हूँ इस सर्कल के बार बार। और जो ये ब्लैक डॉट्स हैं ये पॉजिटिव मेटल आयन है। The valence electrons leaves their orbit to form electron clone। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने ऑर्बिट को लीव कर देते हैं
इलेक्ट्रॉन क्लोन को बनाने के लिए। That is why they have called free electrons, इसलिए वो free electrons कहलाते हैं। These free electrons are responsible of flow of current in the material, यही free electrons responsible होते हैं कि करंट को फ्लो करने के लिए किसी भी मटेरियल के अंदर। The material behave as a conducting material, जो फिर मटेरियल है वो कंडक्टिंग मटेरियल के जैसा बिहेव करता है। When valence electrons leave their orbit, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट को लीव करते हैं एंड फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रॉन क्लोन्स को फॉर्म करते हैं ऑन सरफेस के ऊपर, देन द मटेरियल इज हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर जो मटेरियल है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से घिरा होता है बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्लोन्स और पॉजिटिव आयंस के बीच में। फ्री इलेक्ट्रॉन डज नॉट कम आउट ऑफ द सरफेस, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो सरफेस से बाहर नहीं आते हैं ऑफ द मटेरियल, जो मेटल के होते हैं, जिस मटेरियल या जो मेटल है हमने ले रखा है तो उसके अंदर से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर नहीं आते हैं। These free electrons are responsible for conducting of electricity, यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल है कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। थर्मल कंडक्टिविटी और में बी द कंडक्शन with other properties like magnetic properties. For example, जो कॉपर है is a good conductor of electricity, जो कॉपर है वो good conductor of electricity है, इसलिए it has 29 electrons in atoms with the electrons configuration as 2, 8, 18 और 1। पहली शेल में हमेशा 2 आते हैं, दूसरे में 8, फिर 18, फिर 1। Its valence shell has 1 electron with 4 orbits is total, इसके अंदर एक वैलेंस सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो बाहर ये एक दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे भी आपको इस डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ सर्कल। ये जो ग्रीन डॉट आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, ये जो बार है ये वैलेंस एटॉमिक स्ट्रक्चर है CO का, यहाँ पे कोबाल्ट का है ये। तो द ऑर्बिट आर ऑल्सो नेम्ड एज K, L, M and O, जैसे ये जो पहले अंदर वाली सेल है K, L, M and O ऐसे लिखाई जाती है। द K shell of Cu contains 7 electrons, हम कहते हैं जो Cu है कॉपर की जो है शेल के सेल है वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और M शेल में 18 होते हैं, और N शेल में कंटेन ओनली 1। जैसे कि ये मान के चलो आप ये Cu है, ये यहाँ पे 29 लिख लो, एक मिनट 29 इसमें है, हमने यहाँ पे पढ़ा भी था 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कॉपर के अंदर, ये यहाँ पे कॉपर की बात हो रही थी ये रहा, ठीक है। तो ये होगी हमारी K शेल, फिर K के बाद आएगा L, तो ये हमारा L शेल, L यहाँ पे आ गया, फिर M शेल ये होगी हमारी, और एक आ गई N शेल, वो N शेल ये है हमारी। तो K, L, M, N ये हमारी क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेल होती हैं। इनमें पता चलता है कि पहली K शेल में कितना है, M शेल में कितना है, L शेल में कितना है, N शेल में कितना है। तो इसमें बताया गया है कि जो हमारा कॉपर के अंदर है K में 2 हैं इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8, फिर M में 18 और N में 1, which contribute to formation of electron clones on metal surface. Copper is certainly a very good conductor, जो कॉपर है वो बहुत अच्छा कंडक्टर है। जैसे हम अब इसका एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे कि जैसे लेट्स वन मोर एग्जांपल ऑफ मेटल हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक मेटल के पास 2 क्या है इलेक्ट्रॉन्स है, तो कहाँ है, एक तो ये ग्रीन जो डॉट कर रखा है
अरे के पार, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है। द कोबाल्ट इज अ सच टाइप ऑफ सब्सटेंस, एक टाइप का ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर इट कंटेन्स 27 इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करता है। यहाँ पे इसके अंदर लिख भी रखा है इन्होंने। इन इट एटम्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 15 और 2 such that the outermost structure is shown in figure. कोबाल्ट इज अ कंडक्टर विद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। जो कोबाल्ट है वो एक कंडक्टर भी है और वो एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के साथ, और इसके अंदर 27 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहली शेल में, के शेल में 2, फिर 8, फिर है हमारी जो एम शेल उसके अंदर 15, और जो हमारी एन शेल है उसके अंदर 2। तो ये 2 वाले हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर है अब हमारा है इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल वो मटेरियल होते हैं, द इंसुलेटिंग मटेरियल आर दोज मटेरियल विच डू नॉट अलाउ पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो करंट और वोल्टेज को अपने अंदर से नहीं जाने देते, वो कंडक्टर इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं। करंट इज नोन एज इंसुलेटिंग मटेरियल। द मटेरियल हैविंग अ वेरी हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी आर कॉल्ड इंसुलेटिंग मटेरियल और इंसुलेटिंग मटेरियल्स, इंसुलेटर और इंसुलेटिंग मटेरियल्स। हाँ, इनका कहने का मतलब ये है कि जो मटेरियल अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी करंट, इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करने देता तो वह इंसुलेटिंग मटेरियल कहलाता है। साथ में उसके अंदर हाईली इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है, मतलब उसके अंदर विरोधक, मतलब जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, वो उसके अंदर बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण करंट हमारा फ्लो नहीं कर पाता। तो हम उसको इंसुलेटर भी कहते हैं या इंसुलेटिंग मटेरियल भी कहते हैं। जैसे हमारा रबर है, रबर एक ऐसा पदार्थ है जो हमें करंट नहीं लगने देता, तो कि उसकी रेजिस्टिविटी है हाई होती है, रेजिस्टेंस उसका हाई होता है। द मोस्ट नॉन मेटेलिक मटेरियल आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर बिकॉज ऑफ लो कंडक्टिविटी। कुछ बहुत ज्यादा मटेरियल ऐसे होते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर को फ्लो नहीं, सॉरी, बहुत ज्यादा मटेरियल ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिकल को, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करने देते, क्योंकि उनके अंदर जो लो कंडक्टिविटी होती है कि वो कंडक्ट नहीं कर पाते इलेक्ट्रिसिटी को, इसलिए वो अच्छी तरह और इजी तरह फ्लो नहीं कर पाते इलेक्ट्रिक करंट को, जिसके कारण जो करंट है वो फ्लो नहीं हो पाता और वो इंसुलेटर कहलाते हैं। फिर सेमीकंडक्टर मटेरियल, इंसुलेटर की बस यही ऐसी डेफिनेशन थी, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। फिर इसके जो एग्जांपल आप याद कर लेना कि जैसे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के कौन कौन है, माइका है, ग्लास है, रबर है, वुड है, एक्सेट्रा आर द इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं। बस ये इसमें ज़्यादातर मेन डेफिनेशन में यही पूछा जाता है कि इंसुलेटिंग मटेरियल के डेफिनेशन बताओ और साथ में उनके एग्जाम्पल बताओ। 2 या 3 एग्जाम्पल आपको लिखने पड़ते हैं, जब जाके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। 2 मार्क्स डेफिनेशन के और 2 मार्क्स एग्जाम्पल के। हर एक में वैसे कंडक्टर में भी डेफिनेशन के 2 मार्क्स और एग्जाम्पल के 2 मार्क्स। कोई भी 2 एग्जाम्पल बता देना, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम या कॉपर, कुछ भी बता देना, तो आपको पक्का मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन से मटेरियल होते हैं? सेमीकंडक्टर मटेरियल आर द दोज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल एज दे आर मोस्टली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। सेमीकंडक्टर मटेरियल वो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। दे आर हाफ कंडक्टर होते हैं, वो आधा कंडक्टर होते हैं और आधा इंसुलेटर होता है, रेजिस्टिव ऑफ इंसुलेटर। ये रेजिस्टिव ऑफ रहने देना, आप सीधा हाफ इंसुलेटर भी लिख दोगे तो आपकी जो डेफिनेशन है करेक्ट मानी जाएगी। देयर प्रॉपर्टीज लाइज बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर, के बीच में उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो लाई करती है, उनके बीच में होती है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। देयर रेजिस्टिविटी इज लेस, उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो लेस होती है। हाई रेजिस्टिव वाले इंसुलेटर होंगे और उनसे थोड़ी सी कम होगी तो
सेमीकंडक्टर होंगे, और जिनकी बिल्कुल रजिस्टिविटी नहीं होती वो कंडक्टर होते हैं। ये आप याद रख लेना। एट एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर दे आर प्योर इंसुलेटर्स। 0 डिग्री टेम्परेचर पे वो प्योर इंसुलेटर होते हैं, बट एट रूम टेम्परेचर पे वो कंडक्टर के जैसे बिहेव करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल दें तो सेमीकंडक्टर के क्या क्या एग्जांपल होंगे? सिलिकॉन, जर्मेनियम, और जो हमने ऊपर पढ़े थे टंगस्टन और स्टील, ये सेमीकंडक्टर के एग्जांपल है। ज्यादातर आप सिलिकॉन और जर्मेनियम लिखते हैं तो आप यही दोनों लिख देना, इजी भी है नाम भी इनके, सिलिकॉन और जर्मेनियम, SI और GE, ये इनकी। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में SI में होते हैं 2, 8 और 4, और जर्मेनियम के होते हैं 2, 8, 18 और 4। ये है KLM शेल के होते हैं सिलिकॉन में, KL मैं लिख देता हूं, यहाँ पे K शेल होती है, L और M शेल होती है। N शेल सिलिकॉन में नहीं होती है, KLM और N जो शेल है वो नहीं होती है। इसमें K शेल होती है, L होती है, M होती है और N भी होती है। और N शेल में हमारे 4 होते हैं। तो ये कोई पूछ सकता है कि जर्मेनियम में N शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप 4 आंसर दोगे। कोई ऐसे भी ऑप्शन दे सकते हैं जैसे 2, 8, 4 और 18। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जर्मेनियम के कितने होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन्स 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आखिरी में 4 आएंगे, और सिलिकॉन के 14 होते हैं तो आखिरी में क्या आएगा? M शेल में 4 होते हैं पर N शेल में 0 होते हैं, तो इसका कोई आंसर नहीं होगा, नन ऑफ दीज आएगा, तो नन ऑफ दीज पे टिक कर देना। और ये आप कॉपी भी साथ में रख रखी होगी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप कॉपी में नोट्स कर सकते हो कि सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर डिवाइस मतलब वो है, मटेरियल है, और जर्मेनियम भी। और सिलिकॉन के 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जर्मेनियम के 32 इलेक्ट्रॉन्स। KLM शेल में सिलिकॉन के 2, 8, 4 होते हैं और N होती नहीं, और जर्मेनियम के 2, 8, 18 और 4 होते हैं। और पहली KL और M में, इन तीनों में जितने 2, 8 और 18 हैं, ये इतना ही लिखना है। 18 से यहाँ पे 19 नहीं लिखना है, नहीं तो आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो गलत मानी जाएगी। अब हम कंपैरिजन कर देते हैं बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच में क्या क्या कंपैरिजन है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में 1, 2 या 3 होते हैं, इंसुलेटर में 4 से ज्यादा होते हैं, और सेमीकंडक्टर में सिर्फ 4 होते हैं। जैसे कि 4 और 4, ये आपको दोनों को दिखाई दे रहे होंगे। ये सेमीकंडक्टर के 4 और 4 हमारे क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री होते हैं, और नॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में मेड फ्री, हम इनको इलेक्ट्रॉन्स को फ्री बना सकते हैं। कंडक्टिविटी इनके अंदर हाई होती है कि ये इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो कर सकते हैं, इंसुलेटर नहीं कर पाते। और सेमीकंडक्टर हाफ होते हैं तो कर पाते, तो मीडियम में आप आंसर लिख देना। रेजिस्टिविटी इनकी लो होती है कंडक्टर की, इंसुलेटर की हाई होती है, इसलिए करंट फ्लो कर नहीं पाते, और सेमीकंडक्टर की मीडियम होती है। बॉन्डिंग, ये मेटेलिक बॉन्डिंग होती है इनकी, नो बॉन्डिंग बिटवीन सेम एंड सिमिलर एटम्स के बीच में, जो सेम और सिमिलर एटम्स होते हैं उनके बीच में बॉन्डिंग नहीं हो पाती, इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये आप नोट कर सकते हो, और साथ में इसको एक अच्छी तरह टेबल बना लेना, आपको लिए बहुत अच्छी रहेगी। अब है मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? द सब्सटेंस मटेरियल विच गेट अट्रैक्ट टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर नोन एज मैग्नेटिक मटेरियल। जो मटेरियल मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं, जैसे हम आयरन, निकेल या कोबाल्ट लें,
तो वो जब हम मैग्नेट उनके पास लेके जाएंगे तो एकदम अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो मैग्नेटिक मटेरियल है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल में जैसे ये रो का साइन होता है, रो या रेजिस्टिविटी भी हम बोलते हैं, आर ए बाय में एल, आर रेजिस्टेंस होता है, एल एल वो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एल लेंथ होती है। यहाँ पे आप लिख भी लेना, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे लिखा भी होगा, ये रहा क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसको हम कंडक्टर इन मीटर स्क्वायर के अंदर मापते हैं। और आर हमारा रेजिस्टेंस होता है, जो हम ओम्स, इसका ऐसा यूनिट है, और सिंबल ये रहा, इससे हम डिनोट करते हैं। आई आई इज अ लेंथ ऑफ कंडक्टर, कि हमारे जो कंडक्टर की कितनी लेंथ है इन मीटर, मीटर के अंदर। तो ऐसा ही यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम्स मीटर, ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा होगा ये रेजिस्टिविटी होती है, और इसका सिंबल ओम्स मीटर होता है। तो ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या होता है, एसआई यूनिट या सिंबल क्या होता है। तो एसआई यूनिट ओम्स मीटर होता है, और सिंबल ऐसे कुछ होता है, रो, जैसे पी जैसा बनता है। और ये कुछ सब मटेरियल्स होते हैं जिनकी रजिस्टिविटी आपको लिखी हुई है, जैसे सिल्वर की रजिस्टिविटी कितनी होगी एट 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो इनमें से जो मेन मेन है आप उनको याद कर लें, जैसे कि कॉपर की, एल्यूमिनियम की, गोल्ड की, आयरन और टंगस्टन, और मरकरी, सिलिकॉन, ग्लास और कार्बन ग्रेफाइट की। जैसे सिल्वर की 1.59 इंटू 10 की पावर -8 है, और कॉपर की 1.7 इंटू 10 की पावर -8, गोल्ड की 2.44 इंटू 10 की पावर -8, एल्यूमिनियम की 2.82 इंटू 10 की पावर -8। तो ऐसे आप ये सब की याद करें, और जो मैंने टिक करे हैं उनकी मेनली याद रखें। ये क्वेश्चन में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि किसकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है। जैसे कि मैं क्वेश्चन डालूंगा तो ऐसे डालूंगा कि कॉपर की कंडक्ट रेजिस्टिविटी कितनी होती है कॉपर मटेरियल की। तो इनमें से मैं कोई एक तो कॉपर का रेजिस्टिविटी ले लूंगा, और बाकी 3-4 किसी और के ले लूंगा, तो आपको इसमें टिक करना पड़ेगा। कंडक्टिविटी, it is a property of a material with allow the flow of electric current through material। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जो अलाउ करती है फ्लो करंट, इलेक्ट्रिक करंट को मटेरियल के अंदर से, के अंदर से फ्लो होने के लिए, तो हम उसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। इट इज अ पैरामीटर विच इंक्लूड्स दैट हाउ इजिली इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। ये एक ऐसा पैरामीटर होता है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कितना इजिली फ्लो कर रहा है, कौन से मटेरियल से कितना इजिली फ्लो कर रहा है। इट इज डिनोटेड बाय, ये इसका एंगल है कंडक्टिविटी का, ऑफ मटेरियल इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का इसका कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है। जैसे रेजिस्टिविटी वो होती है जैसे जो कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करने की क्षमता कितनी है या नहीं है, तो ये बताता है। और कंडक्टिविटी ये बताता है कि करंट कितना इजिली इसके अंदर से फ्लो कर पाता है। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/रो, सॉरी रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1/R इंटू ए, ये इसका फॉर्मूला है। ऐसा यूनिट इसका 1/ओम मीटर होता है, और उल्टा ओम मीटर मतलब उल्टा, जो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है तो हम इसको उल्टा ओम कर देते हैं, तो मीटर कर देते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ,
It is a property of material which indicate the ability of material to withstand and high voltage. Then it is passive insulating. इसका ज्यादा वो नहीं है डायलेक्ट्रिक का। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं 4 से 8 मार्क्स में पक्का ही आता है ये तो आपके पेपर में। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इंक्लूड द चेंज इन रेजिस्टेंस, कि किसी भी मटेरियल के अंदर से रेजिस्टेंस का चेंज होना ऑफ मटेरियल विद चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ, तो उसको हम कोफिशिएंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर चेंज विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज करेगा। तो the rise in resistance of a material with the rise in temperature depends on flowing things, मतलब यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। कल को हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ेगा। अब मैं जैसे आयरन कॉपर के अंदर से, कॉपर कंडक्टर के अंदर से मैं करंट फ्लो कर रहा हूँ, आई फ्लो करवा रहा हूँ, तो क्या होएगा जब मैं इसको टेम्परेचर से हीट करूंगा, इसको टेम्परेचर इसका इंक्रीज करेंगे हम, तो इसके अंदर से जो इसका रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होएगा, जिसके कारण जो हमारा करंट है वो फ्लो होना बंद हो जाएगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टर क्या होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इन सेल्सियस के अंदर, तो कॉपर के 0.00386 इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है कॉपर का। थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, इफ द junction formed by joining two metals is heated, a small voltage in the range of millivolt is produced. जब हम दो मेटल्स को एक साथ हीट करके जब जोड़ते हैं तो उसके अंदर से एक स्मॉल वोल्टेज जनरेट होती है, तो वो जो वोल्टेज की रेंज होती है वो मिली वोल्टेज में होती है। तो इस इफेक्ट को हम थर्मो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं या थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं। तो इसके ऊपर 4 मार्क्स में या 1 मार्क्स में डेफिनेशन पूछा जाता है थर्मो इलेक्ट्रिसिटी या थर्मो इफेक्ट क्या होता है। तो आप लिख सकते ना, व्हेन वी जॉइनिंग द टू मेटल्स इन बाय अप्लाइंग द हीट, अ स्मॉल वोल्टेज in the range of a millivolt is produced. This effect is called thermoelectricity or thermoelectric effect. The atomic theory क्या होती है? According to atomic theory, every matter is composed of very small particles. Atomic theory के अकॉर्डिंग जो मैटर होते हैं वो कंपोज होते हैं वेरी जो स्मॉल पार्टिकल्स से बने हुए एटम से। स्मॉल पार्टिकल्स को कंबाइन करके एक मैटर बनता है। तो जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है जो एटम से बने होते हैं। तो एन एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, जो एटम के 2 पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट अराउंड इट, पार्ट कॉल्ड न्यूक्लियस एंड ऑर्बिट अराउंड इट, जो उसके अराउंड मतलब घेरे में होते हैं। द न्यूक्लियस कंटेन्स ऑल मास ऑफ द एटम, जो न्यूक्लियस है वो एटम का सारा मास गेन रखता है, एंड अ पॉजिटिव चार्ज रखता है ऑन वाइल द जो ऑर्बिट होते हैं वो कंटेन्स करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करता है, मूव इन देम, जो उनको मूव करता है, रोटेट करवाता रहता है। दी इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो आपने 10th में भी सुना होगा या समझा होगा, सीखा होगा। द न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जो न्यूक्लियस होता है हमारा
उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। जो न्यूट्रॉन्स होते हैं आर नेचुरली पार्टिकल्स होते हैं, वाइल प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये नेचुरल पार्टिकल्स और प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। द सम ऑफ वेट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक वेट। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है हम उसको एटॉमिक वेट कहते हैं। द न्यूक्लियस इज अ सेंटर ऑफ एटम। जो न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ एटम के जो बीच में वो न्यूक्लियस होता है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं इन डिफरेंट और अलग अलग ऑर्बिट के अंदर। डिफरेंट एटम्स कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो डिफरेंट एटम होते हैं, अलग अलग एटम्स अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करते हैं। एन एटम कैन हैव वन और मोर ऑर्बिट्स। एक एटम के पास एक से ज्यादा ऑर्बिट्स होते हैं। The distribution of an electron in orbit is done according to the formula 2n²। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का इन ऑर्बिट के अंदर, तो वो एक फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग होता है 2n²। जैसे हमारा जो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर हम देखें तो n की जगह हम 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 क्या होता है, पहले 1 का स्क्वायर 1 और फिर 2 इंटू 1 2। तो यहाँ पे पहले हमारे जो उसमें ऑर्बिट में आएगा तो 2 आएगा। तो वैसे यहाँ पे फिर 2 की जगह n की जगह 2 लिख देंगे, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो अगले में 8 आएंगे। जैसे यहाँ पे अभी ये रहा जो हमारे के एल एम शेल देखा था ना, तो ये उसका फॉर्मूला होता है 2n²। जो ने ऑर्बिट बनाया था, जैसे कि ये हमारे ऑर्बिट थे, ये हमारी के शेल, ये एल, ये एम और एक आती है एन शेल। तो इनके जो ये जो के शेल है ये हमारी फर्स्ट मान लेते हैं इसको एल को सेकंड, एम को थर्ड और एन को फोर्थ। तो फर्स्ट में हम जैसे कितने ऑर्बिट आए, कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो उसका हम देखेंगे, तो वहां पे हम लिखेंगे 2n²। तो n की जगह फर्स्ट है, तो जैसे फर्स्ट में देखना है तो 2 1²। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। वैसे ही एल शेल में देखें तो 2 इंटू 2 सॉरी 2 इंटू यहाँ पे 2 लिख लेना और स्क्वायर 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर इंटू में 2, 4 2 जा 8। तो हमारे जैसे मैंने आपको बताया था 2 8 फिर 18 आएगा, फिर जो आगे आएंगे फर्दर वो आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, सब में अलग अलग होते हैं। जैसे 18 32 फिर 50 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते रहते हैं। तो आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है और एन की जगह हम के एल एम एम का पुट करेंगे। और फिर हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में जैसे न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियस आते हैं। अकॉर्डिंग टू द मॉडल एट एटॉमिक consist of two parts nucleus it contains proton and neutrons को न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को कंटेन करता है। जो प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और लाइज इन न्यूक्लियस और एटम के अंदर लाइज करते हैं। द नंबर ऑफ इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। देयर जो उनका नंबर होता है वो इक्वल होता है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल इन एटम के अंदर। The positive charge of protons in the nucleus is neutralized by negative charge। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर वो न्यूट्रलाइज किए जाते हैं नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स से। Exist in the extra nucleus। The number of protons is equal to atomic number of element। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल। एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। The extra nucleus consists of negative charge electrons। जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को कंसिस्ट करके रखती है। The number
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वल्स होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। एंड द एटम्स इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। जो एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं वेरियस ऑर्बिट्स, अलग अलग ऑर्बिट में। दीज ऑर्बिट आर ऑल्सो नोन एज शेल्स। और जो हमने पहले शेल वर्ड सुन रहे थे तो उन ऑर्बिट को हम शेल भी कहते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में हमारे 2 into 1 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं n इक्वल्स टू जब हम पुट 1 करेंगे तो। सेकेंड ऑर्बिट में n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो 18। तीसरे में हम 3 पुट करेंगे n इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे 3 है। थर्ड ऑर्बिट में, थर्ड शेल में तो हमारे 18 होंगे। या ऑर्बिट लिखो या शेल लिखो। तो कॉपर में 29 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नीशियम में 12 और फॉस्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहली शेल में हम पुट करेंगे 1 तो 2, फिर 8, फिर 18, फिर 1। वैसे ही 12 है इलेक्ट्रॉन्स तो 12 देखेंगे तो 2, 8 और 2, 8 और 2 10 और 2 12। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का बन गया। वैसे ही 29 हो गए थे तो 29 का कॉपर। और फॉस्फोरस का 2, 8 और 5 होते हैं तो 15 होते हैं। तो यहाँ पे ये आ गए। तो यहाँ पे देखो अब पहले शेल में 2 हैं तो ये 2 ब्लैक डॉट्स आ गए। फिर दूसरी शेल में तो 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ गए। और इसमें 5 हैं तो 1 2 3 4 5। ये के एल और एम शेल है और इसमें के एल एम एन शेल है। अब इसमें आप कमेंट में लिखना कि इसमें कितने शेल हैं। वैसे यहाँ पे ब्रोमीन, सोडियम, सोलोडियम और अर्सेनिसिस, ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन सब के भी हैं। ये आप देख लेना बुक में। इस बुक का भी आपको लिंक चाहिए तो हम मुझे कमेंट करो, मैं इसका बुक का भी पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा गूगल ड्राइव से बना के। तो आप फिर पूरी बुक को भी रीड कर सकते हैं अगर आपके पास बुक ना हुई तो। इलेक्ट्रॉन एनर्जीज, kinetic energy due to their motion और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू देयर पोजीशन इन ऑर्बिट। के अंदर क्या पोजीशन है तो पोटेंशियल, और काइनेटिक उनकी मोशन से, रोटेशन से। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स। जो न्यूक्लियस होता है एटम का, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है जो, वो कंटेन करता है पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स को। और इट सेट अप एन इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करते हैं एटम के अंदर। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस हैव। जो इलेक्ट्रॉन्स ये रिवॉल्व मतलब घूम रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है। एनर्जी बैंड डायग्राम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है। ये 8 मार्क्स में आपको ऐसे क्वेश्चन देंगे कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में बताएं, साथ में उनका एनर्जी बैंड डायग्राम बनाएं। तो एनर्जी लेवल, एनर्जी बैंड डायग्राम। Considering a small amount of identical atoms widely separated, brought and together to form large molecules. These atoms are independent and have their own energy level at infinite separation. हम कंसीडर कर देते हैं कि स्मॉल नंबर ऑफ जो एटम्स हैं वो वाइडली सेपरेटेड है, ब्रॉट हम उनको टुगेदर ले आते हैं और एक फॉर्म कर देते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स को फॉर्म कर देते हैं। तो छोटे छोटे एटम्स को हम एक साथ लेके आके एक बड़ा एटम बना लेते हैं, तो उसको लार्ज मॉलिक्यूल भी कहते हैं। तो फिर दे एटम्स आर इंडिपेंडेंट, फिर वो एटम्स इंडिपेंडेंट हो जाता है एंड हैव देयर ओन एनर्जी, फिर उसके पास एक खुद की एनर्जी होती है जो लेवल एट इंफिनाइट
सेपरेशन पे। एज एटम्स मूव्स क्लोजर, जो एटम्स होते हैं फिर वो मूव क्लोजर करते रहते हैं। द नाइट्रोइंग एटम्स हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम, वेरियस एटम। कंसिडरिंग एन 8 एटॉमिक मॉलिक्यूल, हम कंसीडर कर लेते हैं एक एटॉमिक मॉलिक्यूल को, या सिंगल एटॉमिक एनर्जी लेवल कंटेन्स 8 कंपोनेंट्स। एक सिंगल एटॉमिक एनर्जी लेवल कंटेन करता है 8 कंपोनेंट्स को। हैव वन कंपोनेंट फॉर ईच अदर, हर एक के पास एक कंपोनेंट है एटम। इट इज ऑक्युपाइड बाय 8 इलेक्ट्रॉन्स के ने ऑक्युपाइड किया कर लिया होता है। दिस एनर्जी लेवल स्ट्रक्चर गेट स्लाइटली मॉडिफाइड बाय द intention of other atom while the module, the distribution depends of atomic level structure and degree of crowding depends upon the atomic space। ये एनर्जी लेवल का डायग्राम है, इसमें हम एनर्जी को ऊपर कंसीडर करते हैं और वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हम एटॉमिक स्पेसिंग करते हैं, एटॉमिक के अंदर कितनी स्पेसिंग है। तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स का लेवल है वो ज्यादा होता है और इनर इलेक्ट्रॉन्स का लेवल कम होता है। जैसे एक्चुअली स्प्लिटिंग ऑफ लेवल occurs ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट। जो लेवल होता है वो ओवरलैपिंग ऑफ लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स के जो ऑर्बिट का ओवरलैपिंग होता है उसके कारण जो लेवल है वो स्लिप हो जाता है, टूट अलग अलग में बिखर जाता है। द आउटर मोस्ट लेवल विल स्प्लिट फर्स्ट व्हेन 2 और मोर एटम्स आर ब्रॉट इन नियर, जब 2 और 2 से ज्यादा एटम्स को एक साथ पास लिया जाता है तो जो उसका लेवल होता है वो स्प्लिट किया जाता है, स्प्लिट टूट जाता है फर्स्ट लेवल के अंदर। The inner level will split when atoms will interpret each other. So energy band is an atom and a solid। जैसे कि ये एनर्जी बैंड डायग्राम है और इसके अंदर जितना कम होएगा उतना सॉलिड में कन्वर्ट होता रहेगा, और जितना ये ज्यादा होता रहेगा ये टूटता रहेगा तो उतना ये एटम्स में कन्वर्ट होता रहेगा। मेन क्वेश्चन ये आ गया, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड फॉरबिडन एनर्जी गैप। वैलेंस बैंड आप यहां देख पा रहे होगे, वैलेंस बैंड इसमें देखो, तो वैलेंस बैंड में क्या होता है, हमारे कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करता है जिनके पास हैविंग मैक्सिमम एनर्जी होती है। द एनर्जी बैंड कंटेन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। इट मे बी फील्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स से फील्ड होता है, और कंप्लीट और पार्टिकल्स। A valence band filled particle can provide more free electrons than a filled one। इसके अंदर वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो ये आपको बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है ये होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब मैं आपको बता देता हूं, इस आपको ये 3 दिखाई दे रहे होंगे, 3 तो नहीं है, चलो यहाँ पे एक ही है। अब कंडक्शन बैंड पहले आपको बता देता हूँ, कंडक्शन बैंड क्या होता है, द एनर्जी बैंड दैट प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये क्या करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड करता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग जाए, फ्लोइंग थ्रू अ सॉलिड कॉल्ड कंडक्शन बैंड। अब इसमें से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें जाना चाहेंगे, ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से इसमें चल जाएंगे तो ये कंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा और इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लग जाएगा मटेरियल के अंदर से।
और जब ये अनफॉरबिडन एनर्जी गैप है बिल्कुल जीरो हो जाएगा। The forbidden energy gap, the energy gap exists between the conducting band and the valence band के बीच में होता है in a solid called forbidden energy gap. No electron can stay in the region. Electrons just across, इसमें electrons रुक नहीं सकते, इसमें सिर्फ क्रॉस करना चाहिए, मतलब इसमें जंप जाते हैं, इससे होके जाते हैं पर इसमें रुकते नहीं है। This energy gap and jump to conduction band from the valence band से, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं। फॉर अ प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल द एनर्जी बैंड आर शो इन द फिगर एज सीन 1.9 के अंदर, as shown in the figure they are gapped between the field energy bands, there is an energy gap of 1 electrons। सेमीकंडक्टर के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ईवी का क्या होता है, एनर्जी बैंड गैप होता है। ये आपको याद रखना है। मैं कहूँ आप जब इसको पेपर में लिख रहे होगे 8 मार्क्स वाले में, और जब डायग्राम बनाओगे तो वहां पे एनर्जी बैंड डायग्राम के आगे पक्का लिखना कि ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डिस्टेंस है। जैसे यहाँ पे एरो लगा रखा है ना, तो बस इसके आगे एक और एरो लगा के लिख देना 1 ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, किसमें, सेमीकंडक्टर में। यहाँ कहाँ लिखा हुआ है, अभी पढ़ा था, ये रहा। सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो वैलेंस बैंड होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। ठीक है, और इन द केस ऑफ कंडक्टर के अंदर 0 का होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इंसुलेटर के बीच में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। ये आपको याद रखना है बस। ये रहा हमारा कंडक्टर का, इसमें ओवरलैप्ड होता है, मतलब इसमें 0 होता है एनर्जी। यहाँ पे कंडक्टर में लिख रखा होगा these substance which allows electric current to pass through this easily material conductor, the conductors allow electricity to easily फ्लो करने के लिए, जो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है फ्लो करने के लिए इजिली। द कंडक्शन बैंड इज ओवरलैप्ड विद वैलेंस बैंड, इसके अंदर जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड ओवरलैप्ड होते हैं इसके अंदर। और इंसुलेटर के अंदर 20 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा इसका एरिया फॉरबिडन एनर्जी गैप का ये होता है। द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज क्वाइट लार्ज मच एज 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। और किसमें, इंसुलेटर में। कंडक्टर में ओवरलैप्ड होते हैं कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का स्पेस होता है। The energy gap is not very high, इसके अंदर जो एनर्जी गैप है वो ज्यादा नहीं होता है। The valence band and in the semiconductor is full of valence electrons and conduction band is empty, conduction band empty होता है। और बस इसके अंदर आप लिख देना इसका फॉरबिडन एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और ये ओवरलैप्ड नहीं होता है, और ज्यादा इसका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में ज्यादा नहीं होती, वो वेरी स्मॉल लिटल सा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है। और ये फिल इन दी ब्लैंक्स है, ये आपको पक्के करने हैं ही करने हैं। और साथ में विच इज द मोस्ट कॉमन यूज कंडक्टिंग मटेरियल, इनमें से ज्यादा कौन सा मटेरियल है जो कंडक्टिंग मटेरियल कॉमन यूज होता है, कॉपर होता है। नेम द पार्टिकल ऑफ एटम विच कैरीज नो चार्ज, ऐसा कौन सा पार्टिकल एटम है जो चार्ज को कैरी नहीं करता है, तो इसका आएगा प्रोटॉन। अब जैसे आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे इसका आंसर बी था, न्यूट्रॉन।
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल ऑफ एटम्स कैन बी डिटरमाइंड बाय फॉर्मूला। कौन से फॉर्मूला से? सेक्शन सी से। हो सके तो आप ये सारे के सारे क्वेश्चन कर लेना, साथ में इनके आंसर ये रहे, और ये साथ में शॉर्ट्स वेरी शॉर्ट आंसर हैं। और कुछ अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंडक्टिंग मटेरियल एंड सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, और इंसुलेटिंग और मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर आ सकता है। वाई इंसुलेटर डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक ये क्वेश्चन भी बनता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनर्जी बैंड फॉर्मेशन इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर एनर्जी बैंड फॉर्मेशन कैसे होती है वो आप बताना। ड्रॉ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टर इंसुलेटर सेमीकंडक्टर का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाओ। और जो ड्रॉ करो एनर्जी बैंड डायग्राम को, बैंड डायग्राम किसी कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बीच का, और उनकी एनर्जी भी लिखो, ये भी लिख लेना। अब ये 7 डेज मैंने मेरे पास 7 डेज पड़ी थी, तो मैंने उसके आपके लिए एक 7 डेज की पिक भी ज्वाइंट कर दी है, जो आप पेपरों के टाइम में आप यहाँ से पढ़ सकते हो। जैसे वाई इंसुलेटर डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं होते? इन इंसुलेटर वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड, जो वैलेंस बैंड होता है कम्प्लीटली फिल्ड होता है, एंड कंडक्शन बैंड इज कम्प्लीटली एम्प्टी होता है, एंड देयर इज लार्ज एनर्जी गैप होता है। इनके जो ऐसे ये स्पेस थी ये ज़्यादा होती है, फॉरबिडन एनर्जी गैप ज़्यादा होता है। इसमें कंडक्टर का, ये मैग्नेट का केस है, तो ये अलग बात होगी। जैसे आप बनाओगे तो इसमें ये कंडक्शन बैंड हो गया CB, और ये वैलेंस बैंड हो गया VB, और जो इसके बीच में ये स्पेस है ये लार्ज होती है, तो आप 10 से 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे लिखोगे ना, तो आपके 100% मैं कहूँ ये टिक होएगा क्वेश्चन पे। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख देना, और ये एम्प्टी लिख देना। इसमें क्या होता है, लार्ज स्पेस होती है, 10 से 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की स्पेस होती है। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। इसके कारण 10 से 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉरबिडन एनर्जी गैप के कारण इसमें से जो वैलेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाते, जिसके कारण हमारा जो करंट है फ्लो नहीं हो पाता। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैन बाउंड वेरी टाइटली टू देयर पेरेंट्स एटम्स, इसलिए जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो बाउंड होते हैं इनके वेरी टाइटली देयर पेरेंट एटम्स के साथ। और व्हाट इज मैग्नेट, मैग्नेट क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज। जैसे मैग्नेट इज अ सब्सटेंस और आइटम दैट जनरेट एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जनरेट करता है। दिस मैग्नेट्स फील्ड इज इनविजिबल, यह मैग्नेट की फील्ड है इनविजिबल होती है, बट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ मैग्नेट मोस्ट रिमार्केबल प्रॉपर्टीज। ये मैग्नेटिक की फील्ड इनविजिबल होती है, बट ये रिस्पॉन्सिबल होती है मैग्नेटिक मोस्ट रिमार्केबल प्रॉपर्टीज के कारण। जैसे अ फोर्स डेट एक्ट और रिपल्स अदर फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स सच एज आयरन स्टील, एक ऐसी फोर्स पैदा करते हैं ये मैग्नेटिक कि हमें दिखाई नहीं देती, पर ये जो भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, एलिमेंट होते हैं जिनसे मैग्नेट अट्रैक्ट या रेपल करते हैं, उनको फील होती है और वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे कि आयरन के हम जब पील्स किसी कार्डबोर्ड के ऊपर डालेंगे और नीचे मैग्नेट रखेंगे तो एक विजिबल लाइन हमें देखने को मिलेगी, वैसे हमें वो लाइन नहीं मिलती है और वो कभी भी इंटरकनेक्टेड नहीं होती, वो अलग अलग होती है, पैरेलल होती है एक दूसरे के। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, दे आर मैग्नेट मेन प्रॉपर्टीज। मैग्नेट अट्रैक्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है। द मैग्नेट सिमिलर पोल्स रेपल ईच अदर, जो सिमिलर पोल्स होते हैं वो रेपल करते हैं, और वेयर्स द अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, जैसे नॉर्थ और साउथ हो गए तो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, एक पास जुड़ने की कोशिश करेंगे। और जब
वो अलग अलग होंगे, जैसे साउथ और साउथ सॉरी सेम होंगे तो वो अलग अलग होने की कोशिश करेंगे। हग मैग्नेट always come to rest facing north to south. The magnet poles are arranged in pairs. जो मैग्नेट पोल्स है वो अरेंज किए जाते हैं पेयर्स के फॉर्म में। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, और मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और यहाँ पे मैग्नेट की प्रॉपर्टी लिखी हुई है, आप चाहे तो ये भी पढ़ लेना। अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है, तो अभी हम वीडियो को समाप्त करते हैं। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूले। और ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच में, ये ऐसा का वैसा ही आपको याद करना है, क्योंकि ये 8 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है फाइनल पेपर के अंदर। तो थैंक यू फॉर सीइंग आवर वीडियो ऑन थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट। चैप्टर का नेम है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल्स। ये थी थर्ड सेमेस्टर से बच्चों के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल EEEM बुक थी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के पास शेयर करें कि वो भी नॉलेज गेन कर पाएँ। और मिलते हैं अगली वीडियो में। और कमेंट करें कि आपको नोट्स चाहिए या नहीं चाहिए, और जल्दी से जल्दी हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे ज्वाइन करें, कि वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी नई वीडियो की किस विषय पे बनाएं। तो मैं वहाँ पे क्वेश्चन पोल वगैरह डालता रहता हूँ, तो आप वहाँ पे आएँ और पोल्स के आंसर दिए, साथ में HR पॉलिटेक्निक के साथ जुड़ें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।